वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है सरल समीकरण। तो आइए आज हम समझ लेते हैं कि समीकरण क्या होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है और समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समीकरण क्या है। तो पहले टॉपिक के अनुसार कि समीकरण क्या है, तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम समीकरण को पहचानते हैं और समीकरण होता क्या है। जो समीकरण है जिसमें हम समीक्षा या समता के बारे में समझते हैं। समीक्षा या समता क्या होती है? किन्हीं दो चीजों की तुलना। जब हम तुलना करते हैं, तुलना करने का मतलब है कि किन्हीं दो चीजों को तराजू में रखना। जब दो चीजों को तराजू में रखा जाता है तो वहां हम पता लगाते हैं कि कौन सा पक्ष या कौन सा पल्ला भारी है या दोनों ही पल्ले बराबर हैं। तो यहां पर जो दो हिस्से होते हैं, किसी समीकरण में जो दो हिस्से होते हैं वो बराबर के दोनों तरफ होते हैं। जो समता को दर्शाता है वो ये चिन्ह होता है, इसे हम कहते हैं बराबर का चिन्ह। इसके बाद जो बाईं ओर का पक्ष होगा उसे बायां पक्ष, और जो दाईं ओर का पक्ष होता है उसे दायां पक्ष कहा जाता है। यहां पर जो बायां पक्ष और जो दायां पक्ष है उसको LHS और RHS कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब हम समीकरण हल करते हैं तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हैं, जिसमें हम पहचानते हैं कि क्या दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। समीकरण का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर दोनों पक्ष पहले से बराबर दिए हुए होते हैं और उसके बाद हमें उनमें से एक अज्ञात राशि, जो राशि हमें नहीं दी गई है, उस राशि का हम मान निकालते हैं। जब इसमें परिवर्तन किया जाता है तब दोनों ही पक्षों में समान परिवर्तन किया जाता है, ताकि हम उन दोनों पक्षों की जो तुलना है उसका संतुलन बनाए रख सकें। इस प्रकार से हम समीकरण को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं, जिसके लिए हम एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे 3x + 4 बराबर से 5। यहाँ पर 3x + 4 बराबर से 5 है, या फिर इसको अगर हम 7 कर दें तो इसमें हम यहाँ हल कर सकते हैं कि 3 में किस संख्या का गुणा करें। जो x है ये संख्या, इसका मतलब है ये एक अज्ञात संख्या है जिसका कोई मान निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस संख्या का एक ऐसा मान प्राप्त करना होगा कि जिसे 3 से गुणा करना हो और उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो वैसे भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 को 1 से गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त होता है, 3 और 4 मिलकर 7 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे अन्य सवालों को भी हल करना सीखेंगे। समीकरण को बनाना, उसे पहचानना, उसका प्रयोग करना और उससे संबंधित सवालों को भी सीखेंगे। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो चलो उसे देख लें। तो अब हमारा जैसा कि अगला टॉपिक है जिसका नाम है समीकरण बनाना। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे समीकरण को बनाया जाता है, जिसको दो तरीके से जब समझ सकते हैं कि पहला होता है कि कथन को समीकरण में बदलना। जब हम समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम समीकरण कैसे बनाने वाले हैं या किस चीज़ का समीकरण बनाएंगे। जब हम समीकरण बनाते हैं तो हमारे पास एक कथन होता है, कुछ वाक्य होता है जिसको हम समझते हैं और फिर समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो हम उसी को पहले समझ लेते हैं। तो उसमें उदाहरण के लिए एक वाक्य लिखते हैं, जैसे किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। इसका मतलब है अब हमें इस समीकरण को, अब यहाँ देखेंगे हम कि कैसे उसे, जो कथन है उसे समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो समझना होगा कि किसी संख्या के, सबसे पहले संख्या पहचानेंगे कि हमारे पास कोई संख्या जो है वो कौन सी संख्या है। जब हमारे पास कोई भी संख्या मौजूद नहीं है तो हम उसको x मान सकते हैं। माना संख्या बराबर
x, संख्या x है हमारे पास। अब कहा जा रहा है कि संख्या के दुगने में, दुगने का मतलब होता है 2 से गुणा, तो x को हम 2 से गुणा करेंगे, गुणा 2, और फिर कह रहा है कि इस दुगने में 5 जोड़ने पर, हम क्या जोड़ें उसमें, अगर 5 जोड़ दें तो प्लस कितना करेंगे, प्लस 5, तो हमें लास्ट में प्राप्त होता है 9, तो हमें 9 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उसके तुल्य है, तुल्य का मतलब उसके बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। इस प्रकार अब इस समीकरण को थोड़ा हल करेंगे, जैसा कि हम इसको एक साथ लिख भी सकते हैं, वो होगा 2x + 5 बराबर से 9। ये समीकरण का वह रूप होगा जो हमने कथन से समीकरण में परिवर्तित किया है। तो इस प्रकार हम कथन को समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें कोई पहले से ही एक समीकरण दे दिया जाए तो हम उसे कथन में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो भी इसी का एक रूप है, जिसमें हमें एक सवाल को, जब हमने एक कथन को समीकरण में परिवर्तित किया था, जो स्टेप, जो चरण हमने यहाँ लिए थे, हमें बस उनको विपरीत दिशा में लेना होगा। सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण होगा, फिर उसको अलग अलग भागों में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो अज्ञात राशि है उसके साथ उनका कैसा संबंध है। तो इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण हो सकता है 3x + 9 बराबर 18। ये बिल्कुल इसी की तरह एक उदाहरण है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी संख्या, जब हम समीकरण बना रहे होंगे, जब हम समीकरण से कथन की ओर चलेंगे, तो हमें उस संख्या पर ध्यान देना होगा जो संख्या उस पूरे समीकरण में अज्ञात है। तो हम यहाँ पर x पर ध्यान देंगे, तो हम लिख सकते हैं जो x का मान नहीं है तो हम लिखेंगे किसी संख्या के, अब संख्या के साथ जिस अंक का गुणा किया गया है उस पर ध्यान देते हैं। तो संख्या के साथ 3 का गुणा है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुने किसी संख्या के 3 गुने में। तो 3 गुने तो यहाँ तक हो चुका है, उसमें क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं कितना, 9। 3 गुने में 9 जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे हम लिख सकते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ, हमें बराबर में जो तुल्य में था वो 18 है, जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। तो ये इसका कथन होगा जो हमने समीकरण से तैयार किया है। तो इस प्रकार हम समीकरण से कथन में और कथन से समीकरण में एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही है, और इसके आप अन्य सवाल अपनी प्रश्नावली में से कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, तो आइए उसे देखते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समीकरण को हल करना। तो हमने अभी तक समीकरण को समझा था कि समीकरण क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि समीकरण को कैसे कथन में और कथन को कैसे समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ चुका है कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। जो समीकरण हमने बनाए थे उन समीकरणों को अब हम हल कैसे कर सकते हैं उसे देखते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लिखेंगे और उसको 2 तरीके से हल करके देखेंगे। तो हमारा जो उदाहरण है वो हो सकता है जो हमने पहले लिया था, हम उसी को काम में लेते हैं। 3x + 4 बराबर से 7। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि दोनों पक्षों में जो संतुलन है वो बना रहे। जो भी परिवर्तन हम बाएं पक्ष में करने वाले हैं वही परिवर्तन हम दाएं पक्ष में करें, ताकि समीकरण में कोई भी परिवर्तन ना आए, उसके जो मान है उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें x का मान चाहिए, तो x के अलावा यहाँ +4 और गुणा में 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, या फिर हम कह सकते हैं अतिरिक्त है। तो हमें इसको यहाँ से हटाना होगा। इसे हटाने के लिए हमें आवश्यक होगा कि हम इनके विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को काम में लें ताकि इन्हें आसानी से हटाया जा सके। तो सबसे पहले जो 4 है +4, इसको यहाँ से हटाने के लिए हमें आवश्यक होगा कि हम 4 में से 4 घटा दें ताकि हमें यहाँ 0 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम कहेंगे कि -4 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, या तो हम लिख सकते हैं कि -4 को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि 4 को दोनों पक्षों में से घटाने पर। इन दोनों का मतलब एक ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x +
4 माइनस 4, और उसके बाद या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसा कि हमने इस कथन में लिखा था कि प्लस और वो भी -4, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं वो भी -4 को। बराबर से यहाँ 7 रहेगा प्लस वो भी -4। अब इसके बाद इसे हल करते हैं। ये +4 है और ये -4। जब +4 में से -4 को हम घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का जो मान है वो 0 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे इसे काट सकते हैं और यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमारे पास अंतिम जो संख्या है वो 3x बचेगी। 3x जो बराबर हो जाएगा किसके? अब 7 में से हम 4 घटाएंगे। हमने यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह होने के बाद भी माइनस के चिन्ह को प्रयोग में क्यों लेकर आए हैं हम? क्योंकि जब दो चिन्हों का एक दूसरे से गुणा किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है। जब समान चिन्ह होते हैं तब हमें हमेशा ही प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है, और जब असमान चिन्ह होते हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस, तो जब इस प्रकार के असमान चिन्ह होते हैं तब हमें चिन्ह जो है वो माइनस का प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर 7 में से 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब 3 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर x जो है वो 3 के गुणा में है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ x के गुणा में कोई संख्या ना हो, तो हम उसके जगह पर 1 रखना चाहेंगे, ताकि क्योंकि 1 का मान जब एक संख्या जो है उसको किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, अब इसके बाद हम आगे लिखते हैं 3x/3 बराबर से 3/3। दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दिया। इस 3 से इस 3 को काटा जा सकता है, तो हमें अंत में 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, और इस 3 से इस 3 को काटेंगे तो हमें यहाँ पर भी 1 ही प्राप्त होगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणा x जो x के बराबर होगा, और यहाँ पर हमें मान जो है वो दाएं पक्ष में 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने x का जो मान है 1 वो प्राप्त कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि 3x + 4 बराबर जो 7 है उसके लिए या फिर उस समीकरण के लिए जो x का मान है वो 1 होगा। ये जो हमने हल प्राप्त किया है ये एक साधारण विधि के अनुसार है, जिसमें हमने दोनों पक्षों को संतुलन बनाए रखा है, जिसमें हमने उसके संतुलन को बिना बिगाड़े या उसमें बिना कोई परिवर्तन किए सवाल को हल किया है। इसके अलावा इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है, जिसमें संतुलन में कोई परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो संख्या हम काम में लेते हैं उनका परिवर्तन जरूर होता है, उनके पक्ष में परिवर्तन करना होता है। इसीलिए हमारे अगले टॉपिक का नाम जो है यहाँ पर वो है पक्षांतरण। तो इसी सवाल को बिना इसकी पक्षों में परिवर्तन किए बगैर जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक मान के अनुसार जब दोनों पक्षों में परिवर्तन ना करना हो तो हम पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पक्ष की संख्याओं को दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है। जब एक पक्ष की संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तब वहां विपरीत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार होंगे। प्लस के चिन्ह को माइनस में परिवर्तित किया जाता है, माइनस की संख्या को प्लस में, और गुणा के चिन्ह को भाग में परिवर्तित करते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा में। यहाँ पर जब चिन्ह परिवर्तन होता है तो वह संख्या के साथ होता है। अगर संख्या प्लस में लिखी हुई है तो दूसरी तरफ वो माइनस में जाएगी, अगर संख्या माइनस में थी तो वह दूसरी तरफ प्लस में जाएगी, अगर संख्या गुणा में थी तो वह भाग में जाएगी, और संख्या भाग में होगी पहले से तो वह गुणा में जाएगी। तो इसी सवाल को अब हम पक्षांतरण विधि से हल करके देखते हैं एक बार। तो आइए उसे देखते हैं। यह है 3x + 4 बराबर से 7। अब हमारे पास यहाँ जो संख्या का मान हम ज्ञात करने वाले हैं उस संख्या के अलावा जो संख्या प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ दूसरी लिखी हुई है उसे हम सीधा ही दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। जब पक्ष में परिवर्तन किया जाता है तो उसे पक्षांतरण कहते हैं। तो हम यहाँ पर 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर से 7 - 4, क्योंकि प्लस की संख्या थी इसलिए अब ये माइनस में आ चुकी है। अब इसके बाद 3x बराबर 7 - 4 है, तो 7 में से 4 को घटा देंगे तो ये बनेगा 3x बराबर से 3।
अब इसके बाद में यहाँ पर 3x बराबर से 3 हो चुका है। अब हम प्राप्त करेंगे कि कैसे x का मान निकालें। तो x के साथ हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो गुणा में है, इस कारण से जो गुणा की संख्या है जब उसे दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो वो भाग में चली जाएगी। तो हम लिखेंगे x बराबर से 3/3। तो 3 से 3 में भाग देंगे हमें, तब 1 प्राप्त होगा। तो x बराबर से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिना किसी संख्या को जोड़े हुए और ना ही बिना किसी संख्या को घटाए हुए, जैसा कि हमने यहाँ किया था, हमें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती और हम पक्षांतरण विधि का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार पक्षांतरण विधि का उपयोग किया जाता है। सवाल चाहे कितना ही जटिल क्यों ना हो, और उससे हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि चिन्ह को हमें विपरीत करना होगा, और वो विपरीत चिन्ह कौन कौन से होंगे। तो अब इसके बाद हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो आइए उसे देखते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं, वो है सरल समीकरण के अनुप्रयोग। जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे प्रश्नावली का नाम था, वो है सरल समीकरण। तो अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है सरल समीकरण के अनुप्रयोग, कि कैसे हम सरल समीकरण का उपयोग करते हैं और कहाँ वो उपयोग में लाए जाते हैं। तो हमारे सामान्य जीवन शैली में विभिन्न जगह पर हम समीकरण का उपयोग करते हैं, जहाँ पर हमें पता भी नहीं होता लेकिन वहाँ समीकरण का उपयोग हो रहा होता है। जैसे हम कहें कि किसी संख्या के 3 गुने में अगर 11 जोड़ दिया जाए, यानी कि किसी संख्या के 3 गुने और 11 का जो योग है वो 32 है, तो ये एक समीकरण है जो कथन रूप में उपस्थित है। तो इस कथन को हम समीकरण में पहले परिवर्तित करेंगे और उसके बाद हम इसको हल करके देखेंगे। तो आइए हम इसे हल करके देख लेते हैं कि किसी संख्या के, अब हमारे पास संख्या नहीं है तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। तो माना संख्या बराबर x, तो उसके बाद संख्या x है, उसमें कहा है कि 3 गुने, तो संख्या का 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुणा x तो बराबर हो जाएगा 3x। फिर कह रहा है कि 3x के बाद कि 3 गुने में 11 का योग कर दिया जाए, तो 11 जोड़ेंगे। तो 3x + 11 बराबर होगा किसके? 32 के। तो ये 32 के बराबर होगा। तो ये हमारा समीकरण है। तो इस प्रकार हम समीकरण को कथन से समीकरण और समीकरण से कथन में एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसको हल किया जाए तो सबसे पहले जो 11 दिया हुआ है उसे पक्षांतरण विधि से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 3x बराबर से 32 - 11। अब इसके बाद इसे आगे हल करते हैं। 3x बराबर, अब यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद अब x का मान निकालना है, जो 3 गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर से 21/3, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 7, क्योंकि 3 से 21 को काटेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो अब हमें यह जो मान है वो प्राप्त हो चुका है, जो है x बराबर से 7। x का मान हमें 7 प्राप्त हो चुका है। यहाँ इस कथन के अनुसार कहा गया था कि किसी संख्या के, तो किसी संख्या, जो संख्या का मान हमें नहीं प्राप्त था वह संख्या का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हम इसका प्रूफ चेक कर सकते हैं कि यह क्या काम करता है या नहीं करता है, कि जो हमारा हल है क्या वह सही है या नहीं। जैसे किसी संख्या के 3 गुने, तो संख्या हमारे पास 7 है, तो 7 के 3 गुने, तो 7 का 3 गुना होता है 21। 3 गुने और 11, 21 में जब 11 जोड़ा जाए तो 32 आता है। तो वो कहता भी है कि का योग 32 है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सवाल है, जो हमने उसका हल प्राप्त किया है, क्या वह सही है या नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो है एक सवाल कि राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने, जो राजू की आयु है उसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो जो राजू की आयु होगी उसके 3 गुने में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें उसके पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो कहता है कि राजू की आयु क्या होगी अगर पिता की आयु 44 वर्ष है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के कभी भी सवाल दिए जाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि जिस राशि पर बाकी पूरा सवाल या कोई दूसरी राशि निर्भर करती है तो उसे या तो वह हमें पहले से दी हुई होगी, अगर नहीं दी हुई है तो हमें उसे मानना होगा, क्योंकि उसी से समीकरण का निर्माण होता है। यह सवाल उस प्रकार का है कि हम कथन से पहले समीकरण का निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद हल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले माना राजू की आयु बराबर x वर्ष, तो राजू की आयु को हम x वर्ष मान सकते हैं।
और उसके बाद राजू की जो आयु है, और अब पिता की आयु में क्या संबंध था कि पिता की आयु जो है वो राजू की आयु की 3 गुनी होगी। तो पहले 3 गुनी करते हैं। तो हम यहाँ जब प्रश्न के अनुसार चल रहे हों, जब हम सवाल को प्रश्न के अनुसार करते हैं तो हमें लिखना होता है प्रश्नानुसार। इससे पता चल जाता है कि हम सवाल को कैसे कर रहे हैं, कि जो हमने परिवर्तन किया है, जो हमने लिखा है वो कहाँ से आ रहा है, वो सवाल की वजह से है। तो हम लिखेंगे अब 3x, क्योंकि इसका 3 गुना करना है तो फिर उसमें है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 5 जो बराबर होगा किसके, उसकी पिता की आयु के, जो है 44 वर्ष। तो ये बराबर हो जाएगा 44 के। तो हमारा जो समीकरण है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़कर राजू की आयु निकालनी हमें, तो हमें इस x का मान पता लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जो राजू की आयु है वो हमने x मानी है। तो अब सवाल को हल करेंगे और हम x का मान पता लगाएंगे। तो सबसे पहले 3x बराबर से जो 5 प्लस का है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 44 माइनस 5। तो हम आगे लिखेंगे 3x बराबर से 3 9 39 हो जाएगा। 44 में से 5 घटाने पर हमें 39 प्राप्त होगा। अब हमें x का मान चाहिए, जो 3x के गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर से 39/3। तो 3 से 3 को एक बार काटा जा सकता है और 3 से 9 को 3 बार। तो इस प्रकार जो हमें x का मान है वो प्राप्त होता है x बराबर से 13 वर्ष। तो अब हम कह सकते हैं कि जो राजू है वो 13 वर्ष का है, और सवाल कह रहा था कि राजू की उम्र को 3 गुना करो पहले। तो हम इसको 3 गुना करें तो हमें 39 प्राप्त होगा, और उसमें 5 जोड़ो। तो हम इसमें जब 5 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 44, जो उसके पिता की आयु है। तो इस प्रकार से जो हमने सवाल को पूरा किया और सवाल का जब हल प्राप्त किया है तो हम उस सवाल के हल को चेक कर सकते हैं। कैसे? उस सवाल के हल को उस दी हुए सवाल के समीकरण में मान रखकर, जो अज्ञात राशि है उसमें जो राशि का मान दिया हुआ नहीं होता है उसे चर राशि कहा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं अज्ञात राशि बराबर होती है चर राशि, और जो ज्ञात राशि होती है तो ज्ञात राशि को अचर राशि कहा जाता है। तो ये आपको दोनों याद रखनी होंगी कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। जिस राशि का मान निकालना होता है वही अज्ञात राशि होती है, क्योंकि अगर हमें उसका मान पहले से ज्ञात होगा तो हम उस राशि का हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए एक पूरे समीकरण में या पूरे सवाल में एक संख्या ऐसी होती है जिसका मान हमारे सामने या हमारे पास नहीं होता है, तो उसी का मान हमें निकालना होता है जो चर राशि कहलाती है। तो जहाँ पर भी मैंने अज्ञात राशि शब्द का प्रयोग किया है वहाँ आप मान सकते हो कि वो सभी संख्याएं या सभी राशि चर राशि होंगी। तो समीकरण का जो निर्माण होता है वो चर राशि, चर प्लस अचर। यहाँ पर जो ये प्लस का चिन्ह है आप इसे प्लस मानो या प्लस माइनस या भाग या गुणा, इनमें से कोई भी चिन्ह हो सकता है। जब चर राशि को अचर राशि के साथ में एक दूसरे के साथ किसी भी चिन्ह के साथ लिख दिया जाए और बराबर में कोई मान हमें दिया हुआ हो, चाहे वह भी चर और अचर का मान हो सकता है, चाहे चर का मान हो या फिर अचर का या फिर दोनों का, तो इस प्रकार जो एक संबंध हमें प्राप्त होता है वही समीकरण कहलाता है। यही समीकरण की सामान्य स्थिति होती है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा लगता हो जिसमें आपको कुछ और पूछना हो या किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो उसमें आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।